नमस्कार, आप सभी का रंग युवा संवाद के इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। मैं हमारे प्रतिष्ठित अतिथियों, सम्माननीय पदाधिकारी गणों और इस अवसर पर एकत्रित सभी महानुभाव और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उत्साही युवाओं का यहाँ उपस्थित होने और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आज का दिन सिर्फ हमारी युवा शक्ति का उत्सव नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा पूरा रंग समुदाय मिलकर किस तरह हमारे युवाओं का मार्गदर्शन और समर्थन करता है ताकि वह अपने सपनों को साकार कर सकें। हमारा युवा, हमारा यंग समुदाय, ये सब हमारी सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। हर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और मैं ये बहुत दिल से मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी एंटिटी का, किसी भी स्ट्रक्चर का ह्यूमन रिसोर्स होता है और ये हमारे समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना अति आवश्यक है। इस विशेष दिन पर यह जरूरी है कि हम सेल्फ प्ले कि हम अपने युवाओं को केवल प्रेरित ही नहीं करेंगे बल्कि उनके सपनों को दिशा देने में उनकी मदद भी करेंगे। मुझे आशा है कि आज का ये कार्यक्रम हमारे समुदाय और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अब बिना समय गवाए मैं कैरियर काउंसलिंग इसकी चर्चा की शुभारंभ करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक शो ऑफ हैंड से मैं ये देखना चाहता हूँ एक बार कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जस्ट बाय अ शो ऑफ हैंड, कैन यू रेज योर हैंड्स? बच्चों, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो अपने हाथ खड़ा करें। पीछे रो में भी दिख रहे हैं, हाथ खड़ा किए। कम है। थैंक यू। ओके, यू कैन कम है। आप में से कुछ युवा ऐसे भी होंगे जो स्कूल कॉलेज जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है और दे मस्ट बी वो अपनी अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। कैन आई सी द हैंड्स जो तैयारी कर रहे हैं अभी? अच्छा, ठीक। तो जैसा कि केंद्रीय अध्यक्ष अरुण यागी जी ने भी बोला था कि कुछ हमारे पार्ट में भी रह गया कि हमको और युवाओं को मोबिलाइज कर सकते थे और आने वाले इसमें हम ध्यान देंगे क्योंकि ये जो सेशन है, जो मैं सेशन लेने के लिए आया हूँ, वो कम्प्लीटली फोकस्ड है युवाओं पे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको दिशा देने के लिए, कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो या कॉलेज से पास आउट होकर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो जो मेरा मंतव्य था कि एक इंटरेस्ट सेक्शन रखा जाए और उनको उनके लिए फोकस था। हाउएवर क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का अगर यहाँ पे आना नहीं हुआ है तो आई कैन सी कि काफ़ी अभिभावकगण हैं, काफ़ी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरी सबसे पहले उनसे गुजारिश है कि आप जो मेरा मैसेज है, जो मैं कुछ इश्यूज अपने सेशन में बताने वाला हूँ, तो आप आगे उसको पास ऑन कर सकते हैं अपने बच्चों को ताकि इस सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। तो स्टार्टिंग मैं करना चाहूँगा, मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो करेंटली आई एम इन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। मैं अपने बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मेरी स्कूलिंग मेरी उत्तराखंड और यूपी में से रही है। मैंने अपना 10वीं की परीक्षा हल्द्वानी से सेंट टेरेसा स्कूल से पास की और 12वीं मैंने होली चाइल्ड स्कूल रुद्रपुर से पास आउट किया था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के थ्रू। और जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की जो एक दिमाग में आइडिया था वो कभी इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। कॉलेज में किसी दोस्तों से चर्चा हुई और तब मुझे लगा कि हाँ तैयारी करनी चाहिए और फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड किया तैयारी करने की। कैंपस प्लेसमेंट मेरा इन्फोसिस कंपनी में हो गया था। हाउएवर क्योंकि मैंने अपने मन में ठान लिया था कि तैयारी करनी है तो मैंने नौकरी जो मेरी ज्वाइनिंग बैंगलोर में थी मैं गया नहीं और सीधे मैं तैयारी करने के लिए दिल्ली में चले गया। इसके बाद क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरा बहुत क्लैरिटी थी दिमाग में कि मुझे केवल सिविल सर्विस की तैयारी ही करनी है, तो मैं
मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं किसी एग्जाम का फॉर्म भरता ही नहीं था। कोई भी एग्जाम हो, मैं पूरे साल भर में मेरा केवल एक ही मंत्र रहता था कि ये सिविल सेवा ही क्लियर करनी है और कुछ नहीं करना है। हालांकि ताली का पात्र नहीं हूं मैं, तैयारी करने में आया तो सही, लेकिन लिटिल डिड आई नो कि मतलब मैंने सपने में नहीं सोचा था कि कितना कठिन एग्जाम होगा, क्या होगा। तो पहले दो मेरे अटेम्प्ट जो थे, मैं उसमें अपना पहला चरण भी पूरा नहीं कर पाया। सिविल सेवा परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मैं पहला चरण पार नहीं कर पाया 2 साल तक। 2 साल तक जब ठोकरें खाई तब समझ में आया कि नहीं, बैकअप प्लान भी होना चाहिए और बाकी की एग्जाम भी देने चाहिए। तो उसके बाद मैंने एसएससी का एग्जाम दिया और एसएससी के एग्जाम में उत्तीर्ण हुआ। मैं अभी जिस डिपार्टमेंट में हूँ उस डिपार्टमेंट में एज ए ऑडिटर की जॉब लग गई थी मेरी। मैं हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया। देन एसएससी में फिर मैं 2013 की परीक्षा में मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब मेरी लगी। 2014 में दोबारा से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब लगी। फिर मैंने इंश्योरेंस के कुछ एग्जाम दिए जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह एलआईसी में मेरी जॉब लगी। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस में, यूनाइटेड इंश्योरेंस में मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब लगी, वो भी मैंने क्लियर किया। और यही सिलसिला चलता रहा और इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि शायद इतना भी नाकारा नहीं हूँ और आई थिंक आई कैन डू इवन बेटर। तो इससे मुझे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ और मैंने फिर 2014 की परीक्षा में, यूपीएससी में, मैं फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस में मेरा चयन हो गया। उसके 2 साल आफ्टर ज्वाइनिंग इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस मैंने दोबारा सर्विस कंटिन्यू रखा, प्रिपरेशन। और मेरा अभी जिस करंट सर्विस में हूँ, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इसमें मेरा 2016 में चयन हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो माइलस्टोन मैंने अभी आपको बताए, वो बताने का ये रीजन था कि जो हमारी जिंदगी है ना, वो किसी लक या किसी के भरोसे नहीं होती है। उसमें बहुत जरूरी है सेल्फ बिलीफ और परसिवरेंस, मतलब कि आत्मविश्वास और धैर्य, ये इंसान में होना बहुत जरूरी है। तो मैं बच्चों या कॉलेजेस के जो युवा पीढ़ी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा एक बार कि आप क्या बता सकते हैं सेल्फ बिलीफ की डेफिनेशन, आत्मविश्वास होता क्या है? कोई बता सकता है? जैसे सिंपल डेफिनेशन, कॉलेज में जाने वाले हमारे पीढ़ी, आत्मविश्वास क्या होता है? कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा? वैसे भी नहीं बोलेंगे। मतलब किसी के प्रति खुद से भी ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पे, तब हम जाके वो चीज़ कर सकते हैं। कि मतलब तुम्हें हाँ पता है कि तुम वो चीज़ कर सकते हो, तब मतलब हाँ तुम्हें वो भरोसा है अपने पे, तुम वो कर सकते हो। मतलब आजकल जैसे कि आप मान के चल रहे हो, जैसे बच्चा कुछ और करना चाहता है, जैसे बच्चा आजकल के जो लड़के होते हैं, नौजवान होते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि मतलब कोई बिजनेस करने की सोचता है, तो मतलब उसके घर वाले सोचते हैं कि इसको ये कराते हैं। अगर जैसे कि उस बच्चे को उस चीज़ में मन ही नहीं है तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा ना। तो धन्यवाद। अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम गिरीश नव्याल है, मैं कोचिला में रहता हूँ और मेरे पापा जीत सिंह नव्याल है। तो वेरी राइटली सेड गिरीश, बिल्कुल सही हो ये बोलने में कि आत्मविश्वास की डेफिनेशन बिल्कुल सही बताई आपने। और आत्मविश्वास वो पहला चरण है जो कि आपको सक्सेस की सीढ़ी पे लेके जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आदमी के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने पे भरोसा नहीं है तो दूसरे क्या भरोसा करेंगे? सबसे पहले तो आपको खुद पे भरोसा करना है, उसके बाद ही दुनिया आपको भरोसा करेगी। आत्मविश्वास का मतलब यह है कि खुद पे विश्वास रखना, अपने विचारों, क्षमताओं और फैसलों पर भरोसा करने का वो भाव है आत्मविश्वास। इसका अर्थ यह मानना है कि जो लक्ष्य आपने तय किया हुआ है उसे पाने की ताकत और योग्यता आपके अंदर है। आत्मविश्वास हमें मुश्किल समय में मजबूती भी देता है। यह सिखाता है कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। एक हेनरी फोर्ड करके एक दार्शनिक थे, उन्होंने बोला था कि वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, दोनों ही
उसमें केसेस में आप सही होंगे। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर लोगे, आपको लगता है कि नहीं कर सकते तो नहीं कर पाओगे। मैं आपको अपना जिंदगी का एक स्ट्रगल ड्यूरेशन की एक आपको किस्सा शेयर करना चाहूंगा। इसमें आत्मविश्वास के ऊपर ही है। जब 2014 में पहली बार मेरा यूपीएससी में सिविल सेवा परीक्षा में मुझे सारे चरण क्लियर करके मैं साक्षात्कार वाले स्टेज तक पहुंचा, मतलब कि इंटरव्यू, जिसको यूपीएससी में पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। तो जब मैं टेस्ट में पहुंचा तो इंटरव्यू में, यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या होता है कि दिल्ली में आपको जब आप पहुंचते हैं इंटरव्यू स्टेज में तो आपके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और आपको अलग अलग आपके कमिटीज होती हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े भूतपूर्व रहे जो सिविल सेवा के बड़े बड़े अधिकारी, समाज सेवी लोग, साइकोलॉजिस्ट, ऐसे अलग अलग तरीके के लोगों की टीम्स होती है और उनमें वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपको 6 लोगों के ग्रुप में बांट दिया जाता है। तो जब मेरा जिसमें नंबर आया था तो मेरी किस्मत से, बदकिस्मती या किस्मत, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, जो मेरा ग्रुप आया था उसमें कोई ऐसे आदमी था ही नहीं कि जो अनएम्प्लॉयड हो। सारे के सारे लोग जो थे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे। उसमें से कोई एक इंडियन पुलिस सर्विस में था, ऑलरेडी सिलेक्टेड। उसमें से 3 लोग इंडियन रेलवे रेवेन्यू सर्विस में थे, IRS। उसमें से एक जो कैंडिडेट था वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था। केवल एक मात्र मैं ही था जिसका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था या जो सिविल सर्विस में नहीं था। बाकी के सारे अपनी रैंक इंप्रूव कर रहे थे। तो अब इस वक्त पे आत्मविश्वास का बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि अगर मैं उस समय पे सोच लेता कि यार कि जो लोग पहले सिलेक्टेड हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग, उनके सामने तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। अगर मैं उस समय अपना आत्मविश्वास का खो देता अगर, तो इंटरव्यू में जो अपना करने वाला था मैं अपना 100% भी नहीं दे पाता। आत्मविश्वास हमें ये पावर देता है कि हम अपना 100% दे सकें। अब बात की बात में देखी जाएगी, आप कम से कम अपना 100% दीजिए। तो मैंने उस समय अपना धैर्य रखा और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जो भी है मैं अपना 100% देता हूँ, उसके बाद सिलेक्शन होगा तो होगा। और एज लक वुड हैव इट, उस पूरी जो ग्रुप था उसमें से केवल एक आदमी का सिलेक्शन हुआ था, वो मेरा हुआ था सिलेक्शन। तो यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान एक ऐसा समय भी आया था जब मैं मेरी फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन थी, मैं दिल्ली में था, मुखर्जी नगर में। और जब आप किसी बहुत बड़े लक्ष्य के लिए तैयारी करते हैं, आप ऐसे संघर्षपूर्ण आप जीवन शुरू करते हैं, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आपको लगता है कि आप कैसे करोगे इस चीज़ को। तो और यूपीएससी का सिलेबस भी इतना ज़्यादा था कि बहुत ओवरवेलमिंग था। और पहले साल में मुझे बहुत ओवरवेलमिंग लगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा, टेस्ट में नंबर कम आते थे। तो इसमें मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करने लग गया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे वक्त पे आपको सोचना पड़ेगा कि यार किस तरीके से आपने जो लक्ष्य अपना निर्धारित किया हुआ है उसके लिए आप आगे निरंतर कैसे बढ़ते रहे। तो इस समय पे मैंने, जब मैं बहुत मोटिवेटेड हो गया था, पहले साल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रीलिम्स भी फेल हो गया था, तो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे मेरे एक ग्रैंड मास्टर थे कराटे के, तो उन्होंने मुझे बोला था कि द ट्रू टेस्ट ऑफ समवन्स पर्सनैलिटी इज नॉट बाय हाउ मेनी टाइम्स दे फॉल, बट हाउ क्विकली दे स्टैंड अप एंड लर्न फ्रॉम इट। मतलब एक आदमी की जो पर्सनैलिटी है, उसका जो ट्रू एक जो निकल के आता है, वो तब निकल के आता है कि इससे नहीं पता चलता है कि वो कितने बार फेल हुआ, कितने बार क्या हुआ, बल्कि इससे पता निकल के आता है कि वो जब गिर गया तो उसके बाद कितने जल्दी उठ के उसने फिर से जो अपना काम, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहा कि नहीं बढ़ता रहा, वो ज्यादा जरूरी है। और तो मैंने 2 चीजें यहाँ बोली, एक तो आपको शिद्दत से एफर्ट करने पड़ेंगे, दूसरा आपको आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। इसमें निदा फाजली जी की एक बड़ा उम्दा शेर है, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। अब मैं अपने अगले चरण में अब मैं बात करना चाहूंगा, जो मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूं, तो लक्ष्य और एम्बिशंस के बारे में बात करना चाहूंगा। तो आप लोगों में से जो बच्चे ही हैं या कॉलेज पढ़ने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में कुछ सोचा है, कुछ लक्ष्य है आपका? किसी की कुछ लक्ष्य जिसका है, किसी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, किसी ने सोचा है कि मैं ये करूंगा, गोल है किसी का, एम्बिशन?
अभी तो टैक्सी खरीदने का होगा। आप अपने हाथ उठा सकते हैं अगर आपने किसी ने ऐसा लक्ष्य सोचा है, कुछ कोई गोल है लाइफ में। बेटा हाथ खड़ा करो। आप शेयर करना चाहेंगे क्या लक्ष्य आपका? बेटा माइक सीधे रखो, ऐसे सीधे माइक पास में रखो बेटा, पास, मुंह के पास करो। Myself Tarun Kundu and my father's name is Mr. Janvir Singh Kundu. I am from Siddham and कोई भी गोल आपका कोई भी हो सकता है, गोल बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, गोल होते हैं। I have to clear UPSC and I'm preparing for it. बेटा आप हिंदी में ही बोल लो। अभी फिलहाल क्या किया है आपने, किस स्टेज पे है पढ़ाई? तैयारी कर रहे हैं बता दो बेटा। ठीक है बस मैं ये जानना चाहता था कि कुछ लक्ष्य है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे इसके बारे में आगे, है ना? मैं भी 11th क्लास में हूँ और मणिकरण स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या बनना चाहते हैं? चलो ठीक है, बोल दिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। क्या बनना चाहते हैं? और बहुत अच्छी बात है, जान के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ रंग युवा सिविल सेवा की तैयारी करने की एक हिम्मत रखते हैं और सोचते हैं, लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया हुआ है। अब आगे हम बात करेंगे कि इस लक्ष्य को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है और किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है इसको करने के लिए। क्योंकि लक्ष्य बहुत आई एम प्रीटी श्योर कि बाकी भी लोग, काफी लोग ये जिन्होंने लक्ष्य सोचा था अभी वो शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा आपका कि गोल को आपने जो भी लाइफ में गोल्स बनाए हैं, चाहे वो बच्चे, छोटे बच्चे यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो आपका लक्ष्य ये भी हो सकता है कि मैं क्लास 10th में 90% लाऊंगी। आपका ये लक्ष्य हो सकता है कि मैं अपने कॉलेज में, स्कूल में टॉप करूंगी। या आपका ये लक्ष्य हो सकता है कि मैं इतनी परसेंटेज ले आऊँ कि मैं साइंस सब्जेक्ट लूंगा, या मैं साइंस में सब्जेक्ट लूंगी, या मैं इंजीनियरिंग करूंगी, या मैं MBBS की कॉलेज में ज्वाइन करूंगी। तो लक्ष्य आपके बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, लक्ष्य के लिए ना हार्ड वर्क तो करते हैं, मतलब कड़ी मेहनत का तो कोई शॉर्टकट है नहीं, पहली बात। लेकिन मैं एडिशन में इसमें आप ये बताना चाहूंगा कि आजकल के वक्त में जब प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है, कंपटीशन इतनी ज्यादा है, देयर इज अ कट थ्रोट कंपटीशन इन दीज डेज, तो केवल हार्ड वर्क इज नॉट गोइंग टू कट इट। मतलब हार्ड वर्क, केवल कड़ी मेहनत से आपका काम नहीं होने वाला, आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। आपको अपने लक्ष्य की तरफ कड़ी मेहनत तो करनी है, लेकिन स्मार्टली करना है आपको। तो हम ये देखते हैं कि आप अपने लक्ष्य को किस तरीके से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो स्मार्ट की एक मैं डेफिनेशन मैंने आपको बताता हूँ। जो आपके गोल्स होते हैं, दो शुड बी स्पेसिफिक, मतलब क्लियर कट गोल्स होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलेवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड। तो पहली बात करते हैं स्पेसिफिक गोल होने का। कहने का मतलब है कि आपका गोल आपने बना लिया, जैसे कि जगदीश ने बताया कि मेरा गोल है यूपीएससी की तैयारी करना। तो इस तरीके से आपको पहले स्पेसिफिक गोल बनाने पड़ेंगे कि आप, मुझे 10th में इतनी परसेंटेज लानी है, मुझे इंजीनियरिंग, मुझे किसी एक कॉलेज में दाखिला लेना है, या मुझे कोई कंपटीशन को क्लियर करना है। ये आपका एक क्लियर कट गोल हो गया। अब जब हम बात करते हैं मेजरेबल की, मेजरेबल गोल्स, मेजरेबल कहने का मतलब जिनका आंकलन किया जा सकता है, जिसको आंका जा सकता है। क्योंकि आपको इतनी परसेंटेज लानी है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, एग्जाम निकालना है, ये मेजरेबल गोल्स नहीं है। मेजरेबल गोल्स बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको माइक्रो गोल्स बनाने पड़ेंगे। और माइक्रो गोल्स में आपको छोटे गोल, वीकली गोल, मंथली गोल, ईयरली गोल्स हो सकते हैं। जैसे कि एक दिन की अगर मैं एग्जांपल लूं तो यही, अगर आपने सोच लिया कि मैं आज के दिन 10 पन्ने पढ़ूंगा, या आज के दिन मैं 10 प्रश्नों का सवाल का जवाब दूंगा, या फिर बच्चों के लिए एग्जांपल में ले लूं कि आज अगर मैं मैथ्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो मैं आज अलजेब्रा का ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। तो इस तरीके मेजरेबल गोल बनाने पड़ेंगे और इन सबको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो गोल्स है वो अचीवेबल होने चाहिए, मतलब रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल कहने का मतलब है कि
आपकी जो अपनी क्षमताएं हैं उसके अनुरूप वो गोल आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आप उसको अचीव कर सको। और फिर ये जो गोल्स हैं, जो रियलिस्टिक गोल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंक्रीमेंटल हो सकते हैं। इंक्रीमेंटल कहने का मतलब है कि आपको मान लीजिए कि अगर कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो आप उसको चैप्टर बाई चैप्टर आप उसको कंप्लीट करिए और उसको इंक्रीमेंटल बनाइए। आज एक चैप्टर, महीने के एंड में आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए। इस तरीके से आप उनको अचीवेबल गोल बना सकते हैं। चौथा, रेलेवेंट। तो आपके जो गोल्स हैं वो आपके ऐसे होने चाहिए जो कि आपके स्ट्रेंथ, आपकी जो स्ट्रॉन्ग एक एरियाज हैं उस पर फोकस्ड होने चाहिए और आपके पैशन से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि आप जगदीश ने शेयर किया है कि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो ही शुड हैव अ पैशन फॉर सिविल सर्विस। अगर उसने अंदर मन में अगर सोच लिया है कि मुझे अगर समाज सेवा करनी है, पब्लिक सर्विस करनी है या मुझे इस तरीके की जॉब को निकालना है, तो इस तरीके का पैशन होना चाहिए अंदर। और पांचवा है टाइम बाउंड। गोल होने चाहिए टाइम बाउंड। कहने का मतलब है कि उनमें टाइमलाइंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गोल्स तो बना लिए हैं लेकिन आपने उनमें टाइमलाइन को सेट नहीं करी है। तो अगर आपने टाइमलाइन सेट नहीं करी है तो उसको आपको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आपने एक टाइमलाइन बनाई है कि मैं ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो मुझे कितने दिनों में करना है, ये उसकी डेडलाइन है। ये उसकी डेडलाइन होगी तो आप आकलन कर पाओगे कि अच्छा मैंने 60% किया, कहाँ पे कमी रह गई, कैसे उसका सुधार करूँ, उसको कैसे इम्प्रोवाइज करूँ चीज़ों को। तो तब होगा जब आप टाइमलाइन रखोगे, तभी आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओगे। और ये सारी चीजें, ये एक पहला चरण होगा आपका। ये चरण है आपका आपके लक्ष्य को, आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो ये आप निरंतर इसमें अगर प्रयास करेंगे आगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं आगे बात करता हूँ, अभी गवर्नमेंट एग्जाम पे फोकस करके मैं अपने सेशन मैंने रखा है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आपने अब सोच लिया है कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे ऐसा कुछ करना है या मेरा ऐसा कोई गोल है। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग बहुत ज़रूरी है उस गोल की। मतलब हार्डवर्क, आप मेहनत तो करोगे, आप फोकस भी हो उस पर, आपने रिसोर्सेज भी सारे लगा दिए अपने, लेकिन आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका, मान लीजिए कि आपका लक्ष्य तो क्लियर है, आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है या मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, मुझे एग्जाम निकालना है, मुझे ये नौकरी लेनी है, लेकिन आपने उसके लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कोई, तो आपने उसके लिए प्लान नहीं बनाया कोई, तो फिर आपका हारना, आपकी विफलता तो फिर निश्चित ही है। क्योंकि इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, इट मीन्स दैट यू आर प्लानिंग टू फेल। इसका मतलब है कि आप अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो फिर उसको अचीव करना, तो आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस तरह से अचीव करना है आपको गोल आपको। अब इसमें एक अब्राहम लिंकन की एक बहुत फेमस सेइंग है, गिव मी 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe। मतलब कि अगर मुझे, अब्राहम लिंकन ने बोला कि अगर मुझे 6 घंटे अगर दिए जाते हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो 4 घंटे तक तो मैं अपनी जो एक्स है, कुल्हाड़ी है, उसको मैं शार्प करने में लगाऊंगा। मतलब यहाँ समझ रहे हैं आप कि कितना जरूरी है प्लानिंग करना। वो काम करना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को प्लान करना। और प्लान आप कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताता हूं। तो एग्जाम की प्रिपरेशन की कोई स्ट्रेटेजी होती है एक, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सबसे जरूरी है कि आपने जिस चीज से आपने लक्ष्य रखा है, जिस चीज को, उसको समझना। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। तो आपको पहले अपने एग्जाम को, जिस भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो सकता है वो, उसके एग्जाम का पैटर्न आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर सिविल सेवा परीक्षा की मैं बात करूं तो प्रीलिम्स का जो स्टेज है, मेंस का स्टेज है, इंटरव्यू का स्टेज है, उसको बारीकी से आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके की उसमें रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का उसका एग्जाम है। सेकेंड है अपने सिलेबस को स्टडी करना। अब ये जो चीज़ है ना, सिलेबस को स्टडी करना, मैं जो कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, सिलेबस से तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या किसी बैंक पीओ का एग्जाम हो या सिविल सेवा का एग्जाम हो या स्टेट पीसी का एग्जाम हो, सबसे पहले समझना कि सिलेबस क्या है, कि मतलब आपसे वो एग्जाम क्या मांगता क्या है।
वो एग्जामिनर आपसे क्या मांगता है, क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या क्या, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप सिलेबस को स्टडी करोगे। सिलेबस को स्टडी करने का मतलब है कि इतनी डीपली इसको स्टडी करना कि यू शुड नो इट एज द बैक ऑफ योर हैंड। मतलब आपको, अगर आपको मतलब सो रहे हो, आप सोते से भी कोई जगा दे तो भी आप उस सिलेबस को बता पाओ। सेकंड थर्ड को तो जो शर्मा दुमा पंग दाने बहुत मंग आप लोग तो सोफे में बैठे भाई साहब, उधर सोफे में बैठे, आप लोग उधर सोफे में जाइए, आप बुजुर्ग ना, आपको भी दो, आप भी प्लीज सोफे में बैठिए। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे चरण लगता है, जो कि मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान मैंने ये समझा है कि सिलेबस का अध्ययन करना, सिलेबस को समझना कि वो क्या है और उसको मेमोराइज करना, उसको याद कर लेना, कंठस्थ होना चाहिए वो दिमाग में कि सिलेबस क्या है आपका। तब आप जो भी तैयारी आपको कर रहे होगे वो आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहेगा कि सिलेबस क्या है और किस तरीके से उसको आपको लिंक करना है, किस तरीके की चीज़ों को देखना है, वो आपको ध्यान रहेगा जब आप सिलेबस का अच्छे से अध्ययन कर लोगे। उस सिलेबस को आपको मैनेजेबल पार्ट्स में ब्रेक करना होगा कि मतलब उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके, किस तरीके से उसको आप टारगेट करोगे। वो बात की बात आएगी जब आप उसको सिलेबस को ब्रेक करोगे, उसको ऐसे मेजरेबल पार्ट्स में आप टारगेट करोगे। फिर उसके बाद अब आपको ये देखना होगा कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि हाई वेटेज एरियाज हैं। अब एग्जाम का जब आप बहुत डीपली एनालिसिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे उसके एरियाज होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप अपने जो प्रिपरेशन का जो वेटेज है, अपना जो फोकस है, वो उसके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज कर पाओगे। प्रायोरिटी तभी सेट कर पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में ज़्यादा वक्त देने को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान ये नहीं देते हैं कि PYQs को एनालाइज नहीं करते हैं। और चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक PO का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, स्टेट PCS हो या इंश्योरेंस का एग्जाम हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 साल 30 साल के क्वेश्चनों का अध्ययन करना होगा, उसको आपने सॉल्व करना होगा। नॉट जस्ट सॉल्विंग, बट ये देखना होगा कि कौन से एरियाज से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। ये जब तक आप इसका एनालिसिस नहीं करोगे तो आप क्या है कि उस एग्जाम को डिकोड नहीं कर पाओगे। और वो आप उसके डिकोड करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं जो रिसेंट में सक्सेसफुल कैंडिडेट हुए, या तो उनसे आप गाइडेंस लीजिए, आप इंटरनेट के माध्यम से देखिए, या आप उनका खुद का एनालिसिस कीजिए। और अगर मैं अब इस एग्जाम में भी अगर मैं दो चीज़ में अगर इसको डिवाइड कर दूं, एक तो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और अदर देन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कोई भी हो, तो PYQs का दोनों में ये रोल है कि आप सिविल सेवा में तो आपको एक अध्ययन करने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से फोकस करना है, क्या आपको देखना है, क्या चीज़ें करनी है। लेकिन बाकी एग्जाम में ये और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि SSC के एग्जाम, इंश्योरेंस के एग्जाम, बैंक PO के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ये बच्चों को पता ही नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 20-20 बार, 15-15, 20-20 बार अगर आपने सॉल्व कर लिया तो क्या है कि आपको क्वेश्चन वो याद हो जाएंगे। और अगर वो सिमिलर क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन आता है या सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आपको वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो बच्चे जो इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं वो अपने समय की बर्बादी करते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे वो ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन होने वाला है उन्होंने उसका अध्ययन किया होता है और वो वहाँ बाजी मार लेते हैं। और ये चीज़ आप इसमें चूक हो जाती है कि आपने इस तरीके से उसका अध्ययन किया नहीं, इतनी बार रिपीटिशन उसको किया नहीं, बार बार रिवाइज उसको नहीं किया, उसको आपने एनालाइज नहीं किया। तो आप अगर वो है रिविजन का। अब ये मान लीजिए कि जितना मैंने प्रिपरेशन का मेरा साल मेरे बहुत रहे, मैंने लगभग 7-8 साल तक मैंने गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करी है। तो मैंने ये देखा है कि हमारा फोकस ये होता है कि हम चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। अब चीज़ें पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होता है कोई भी इट्स ह्यूमन टू फॉरगेट। तो लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं, हमको लगता है कि हमने अच्छे से याद करा है बहुत तो हमें याद रहेगा, लेकिन उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और लोगों को लगता है रिवीजन कर लिया मतलब 1 बार 2 बार रिवीजन करें, जी नहीं। अगर आपको इस कट थ्रोट कंपटीशन में
इक्वल भागीदारी के साथ से पार्ट लेना है तो आपको उसको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, इतने बार रिवाइज करना पड़ेगा कि उस चीज आपको उस टॉपिक्स के, उस सब्जेक्ट के पन्ने तक याद हो जाए। जब सिविल सेवा की तैयारी मैं कर रहा था तो मैंने किताबों को, अपने नोट्स को इतनी बार पढ़ लिया था, मतलब आप लोग को लगेगा कि शायद ये पागलपन की सीमा तक उन चीज़ों को रिवाइज किया था। मैं सेम बुक्स, सेम किताबें, सेम नोट्स को मैं 40 बार रिवाइज किया है, 40 बार। और वो एक्चुअली क्यों लोग नहीं करते, इसलिए क्योंकि कठिन होता है वो, और लोग कठिन चीज़ करना नहीं चाहते, और कठिन भी होता है, बोरिंग भी होता है। आपको लगता है मुझे तो आता है, अगर आपने एक चीज़ 10 बार पढ़ ली तो आपको लगता है कि यार अब मैं क्यों पढ़ूँ इसको, कि अब तो मुझे याद हो गया। लेकिन एग्जाम के दौरान में वो एक एक्स्ट्रा रिवीजन, वो एक एक्स्ट्रा एनालिसिस, वो आपको एक एज देता है बाकी कंप्यूटर से, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आज के दौर में बहुत बार जब मुझे सोशल मीडिया में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैं दिल्ली नहीं जा सकता हूँ, मैं दिल्ली नहीं जा सकती हूँ, या देहरादून नहीं जा सकता, मुझे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कोचिंग की फीस भर सकूँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि मैं कर सकूँ। तो आज के दौर में ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत बड़ा एक नायाब तोहफा है आप लोगों के लिए, कि यहाँ धारचूला में बैठे बैठे आप वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे इंटरनेट की सुविधाओं को यूज कर सकते हैं, जो कि दिल्ली में बैठा है कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठा है बच्चा भी कर सकता है। और इस बात से तो सभी लोग वाकिफ होंगे कि टेक्नोलॉजी, मतलब हम चाहे ना चाहें, वो एक हमारी जिंदगी का अभिन्न पार्ट बन चुका है। आजकल के डेट में एक रिक्शे वाले से लेकर एक प्रधानमंत्री तक मोबाइल यूज करते हैं। हम एक दिन में 7-7, 8-8 घंटे मोबाइल यूज करते हैं, उसमें यूजलेस चीजें भी देखते हैं, फालतू की चीजें भी देखते हैं, जो कि अनइम्पॉर्टेंट चीजें भी हैं। तो युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस चीज को, टेक्नोलॉजी के माध्यम को, मोबाइल के माध्यम को, इंटरनेट के माध्यम को किस तरीके से आप अपनी एक स्ट्रेंथ बना सकते हो, क्योंकि इसमें आप सबके बराबर हो, और इसके लिए इट्स कम्प्लीटली फ्री। अब आपने अगर सही तरीके से इसमें फोकस किया, आपको जो चीज़ ढूंढनी है आपको उसके माध्यम से आपको मिल जाएंगी, आपको गाइडेंस इसके माध्यम से मिल जाएगा। अगर आजकल के डेट में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करते हो, चैट जीपीटी अगर आप लोगों ने सुना है, अगर नहीं सुना है तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये चैट जीपीटी इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। ये टूल है ऐसा जिसमें आप जो इंटरनेट में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उसको यूज़ करके ये आपको रिजल्ट देता है। आप इससे कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो। आपको अगर एग्जाम, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इससे आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट आप इससे पूछिए, तो ये आपको क्यूरेट करके आपको स्पेसिफिक रिजल्ट देगा, और आप उसको आपके डाउट सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप स्कूल गोइंग बच्चे हों, या कॉलेज जाने वाले बच्चे हों, या एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हों, इवन जो जॉब करने वाले लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये मैंने एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताई। अब मेरे हिसाब से एग्जाम में सफलता के लिए कुछ बहुत खास स्तंभ होते हैं, कुछ पिलर्स होते हैं सक्सेस के। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ अगर, तो हार्ड वर्क, मतलब कड़ी मेहनत एक स्तंभ है, एक पिलर है। क्या कोई और शेयर करना चाहेगा उससे सक्सेस के क्या मूलभूत तत्व हो सकते हैं, क्या पिलर्स हो सकते हैं? कोई बच्चा, कोई वॉलंटियर? यासिर। हेलो। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के साथ ही आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। उसका कारण ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपका एटीट्यूड कैसा है उस चीज़ के लिए। यही मेरा आंसर है। मुझे लगते हैं जो सक्सेस के जो पिलर्स हैं, जो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। हार्ड वर्क, पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, हार्ड वर्क का तो कोई शॉर्टकट है नहीं। आपको निरंतर प्रयास करना
और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके निकल के आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी सक्सेस आपको मिल सकती है। सेकंड जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो है डिसिप्लिन। एक विद्यार्थी के लिए, कंपटीशन में की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, एक टाइम टेबल आपका होना चाहिए, और जो अलग अलग तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे बचना बहुत ज़रूरी है। जब आप इनसे बचोगे, डिसिप्लिन तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और इस डिसिप्लिन होने में हो सकता है कि आप एक अकेले आपको रास्ता चलना पड़े। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत एक उनकी फेमस लाइन है कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट जो मुझे पॉइंट लगता है, कंसिस्टेंसी। लगातार प्रयास करना, यानी थोड़ी थोड़ी मेहनत करना, कंटिन्यूस एफर्ट करना बहुत जरूरी है। अब वो कंटिन्यूस एफर्ट ही एक दिन मिल के ही वो आगे आपको एक बहुत बड़ा आपका जो एक सक्सेस पैरामीटर होगा वो फुलफिल करते हैं, और वो आपका प्रोग्रेस ही एक दिन जाके कंप्लीट होता है और तभी आपको सक्सेस मिलती है। और वो कंसिस्टेंसी आपको जरूरत पड़ेगी तब तक जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। फोर्थ पॉइंट है फोकस। आपका जो एम है वो लक्ष्य से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए। अगर आपने जो लक्ष्य रखा हुआ है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट अगर उससे हो गए, अगर आप कुछ टाइम आपका निकल गया जिसमें आप उस पर ध्यान नहीं दिया, तो सक्सेस मिलना फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की मैं चर्चा इससे पहले भी कर चुका हूँ। देखिए, सबके पास एक लिमिटेड पीरियड टाइम होता है, हर किसी को उस 24 घंटे ही मिलते हैं दिन में, और उसको उस 24 घंटे को आपको किस तरह इस्तेमाल करना है वो डिटरमाइन करेगा कि आप अपने गोल को अचीव कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो आपका स्टडी, आपका जो पढ़ाई का जो टाइम टेबल है, आपके जो रिविजन्स हैं, आप जो उसमें ब्रेक्स ले रहे हो, उसको किस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करते हो, और यही टाइम मैनेजमेंट अपने प्रिपरेशन में और यही टाइम मैनेजमेंट अपने एग्जाम के दौरान भी आप किस तरीके से ध्यान देते हो वो डिटरमाइन करेगा आपके सक्सेस के ऊपर। इसमें एक बहुत फेमस टेक्निक है जो कि मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान में यूज़ करता था, उसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक फ्रेंच टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि आप एक टास्क सेलेक्ट करते हो, वो टास्क कुछ भी हो सकता है। टास्क सेलेक्ट करना है, मैं चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, या मुझे कोई एक टॉपिक रिवाइज करना है। अब वो टास्क आप 25 मिनट का टाइमर लगा लीजिए और 25 मिनट तक आप कुछ मत करिए, आप फोकस होके केवल उसी काम को करिए 25 मिनट तक। अब इसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और इस तरीके से 25-25 मिनट के 4 इंटरवल करिए, और उसके बाद एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान में इस टेक्निक को यूज करता था, और इससे मुझे बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलते थे। अब लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा कि अब जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पहले प्रयास में आपको सफलता मिल जाए, आप फेलियर का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आपको फेलियर से नहीं डरना है। और फेलियर ऐसी चीज़ है कि फेलियर उन्हीं को मिलती है जो कुछ कर रहे होते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, उन्हें फेलियर भी नहीं मिलती है। तो फेलियर आपको मिली अगर, तो सबसे पहला ही पता चल जाएगा ये चीज़ का कि अगर आपको फेलियर मिले इसका मतलब आप कुछ कर रहे हो, खाली तो नहीं बैठे हो। इसमें अल्लामा इकबाल जी की एक बहुत फेमस शेर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मैं अपना इंसिडेंट शेयर करूंगा अपने प्रिपरेशन डेज का, कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी की, पहले 2 चरण में मैं प्रीलिम्स में भी सफल नहीं हुआ, पहले चरण में मैं फेल हो गया था। तो उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, मैंने क्या कमी रह गई थी उसको सुधार किया, उसको इम्प्रूव किया, और फिर मैंने 2013 में फिर प्रिपरेशन करी, और उस समय मैंने बहुत अच्छी मेरी तैयारी थी, और मुझे लग रहा था कि इस बार तो सफलता मिली जाए रखी, और कुछ चीज़ें सीखी, वो ऐड ऑन होते गया, और वो अगले साल में ऐड हुआ। अगर मैं 2013 में हार मान लेता, मैं सोच लेता कि यार कि अब सक्सेस तो मुझे मिलने वाली है, यानी सिलेक्शन तो मेरा होगा नहीं, तैयारी करके कोई फायदा नहीं है, आप या तैयारी में थोड़ी ढील बढ़ती जा सकती है, सिलेक्शन तो मेरा होगा नहीं। तो अगर मैं वो ये सोचता तो मेरी एक तैयारी में ब्रेक आया था, और वो जो मुझे एड ऑन बेनिफिट मिलने वाला था 2013 का, वो मुझे मिलता नहीं। और 2014 में सिलेक्शन होने का मैं श्रेय देता हूँ 2013 में, जो मैं कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ा।
आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आई हो या कोई प्रॉब्लम्स ना आई हो। तो उसको बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उसको स्टेपिंग स्टोन बनाना है, उसको एक ब्लॉक नहीं बनाना है, बल्कि उसको स्टेपिंग स्टोन बनाना है। इसमें अल्लामा इकबाल जी की एक बहुत फेमस सेइंग है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब दृढ़ निश्चय कर लें तो अपनी विफलताओं को सफलताओं में कन्वर्ट कर सकेंगे। आई थिंक मैंने अब काफ़ी समय ले लिया है, सेशन भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगर अब कोई किसी को कोई प्रश्न हो, आई थिंक जो एक प्रश्न बीच में पूछा था कि पेरेंट्स का क्या रोल होगा, तो मैंने अपने पूरे सेशन में उस चीज़ को कवर किया है। आप इस तरह की चीज़ों को आप अपने बच्चों को अपने उनको देंगे अगर, तो आई थिंक इट विल हेल्प। और कुछ अगर किसी के क्वेश्चन आंसर है तो हमारे काफ़ी यंग बच्चे हैं जो कि उनमें कैपेबिलिटीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन गाइडेंस का एक रोल रह जाता है। मुझे लगता है कि ये कारण भी है कि आज के इस सेशन में भी काफ़ी बच्चे नहीं आ पाए, क्योंकि इस तरह की गाइडेंस उनको नहीं है। अब यहाँ पे अभी अभिभावकों का और पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप बोल रहे थे कि पेरेंट्स का रोल, तो पेरेंट्स का रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको दिशा देना। बाकी मेहनत तो बच्चे कर लेंगे, कैपेबिलिटीज उनमें है, मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास से मानता हूँ। अपनी कोई बात अपने बच्चों के संदर्भ में पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे मनोज का बेटा कहाँ है, उनका अभी मैसेज मिला कि वो कुछ बोलना चाहता है, तो अंदर आके बोलो ना भाई, अंदर बैठो, बाहर खड़े रह के क्यों। I want to pick some point said by Mr. Lokesh. As he said that a person can score better when he believes himself, and that is very true. Till the time you don't believe yourself, you won't be able to score better. And now, as one of my brother, he mentioned that today's parents, they think that only my son can do is take science, become a doctor or something. But a very good point picked up by him. Let us make it little interesting. Suppose there is a cricket match between India and Pakistan, and you think what will an Indian gambler do? Spend money on India? Otherwise, what will happen? He'll lose. The same thing, if you don't support your child to do something he is interested in, he won't be able to become a successful person. He won't be able to score well. And now, I want to talk something very important. Like today's youth, students who are studying in class 12, 11th, they think that कि बस मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा तो कुछ important है ही नहीं. I want to say him that personality development is equally important. Now I want to ask him, like he gave his UPSC exam, and I want to ask him like how many candidates were there with you when you gave your exam? There must be somewhere around 10 lakh. Now think somewhere 10 lakh students, and only he got selected. Why? Can I get some answer? Because he was different from others. Am I right? The personality he built, that was different from others, and that made him got selected. That made him different from that 10 lakh people. And now think. मेरा सेशन ध्यान से सुना अगर तो अदर देन फ्यू टेक्निक्स जो मैंने बताई एग्जाम में कैसे चीज़ें करनी है, तो पिलर्स ऑफ सक्सेस या जिन चीज़ों में मैंने ध्यान दिया वो सारे के सारे पर्सनैलिटी के ही पार्ट हैं, और पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है. आई टोटली एग्री विद दैट. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें, तो हम क्लोज करके आगे बढ़ते हैं. ऑलरेडी 2 बज गए हैं. हमारे 2 गेस्ट स्पीकर सारे बच्चों से और युवाओं से जो तैयारी करने वाली पीढ़ी से और अभिभावकों से जो आप आगे मैसेज पास ऑन करेंगे
कि सफ़र मुश्किल है, रास्ता कठिन है, लेकिन यकीन मानो मंजिल मिलने में सुकून भी कई गुना होगा। और लास्ट में मैं अल्लामा इकबाल जी की एक बहुत फेमस वो है, उससे लाइन से मैं इसको एंड करता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू, धन्यवाद। मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, मत थक हार के बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपने सारी बातें यहाँ पर रखी, हार्ड वर्क, अनुशासन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि जब से आप आए हैं तब से मत्स्य की क्रांति हमारे क्षेत्र में आई है, चाहे धारचूला हो, मुंशिया, आदरणीय श्री नृप सिंह नपलचान जी से किया, हमारे आज के पहले मोटिवेटर एंकर IAAS आदरणीय लोकेश दत्ताल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करेंगे। और जब जब लोकेश जी की नजर इस स्मृति चिन्ह पर पड़ेगी तो ये आज का वाकया और ये सिनेरियो जरूर आपके जेहन में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। अब मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ